ठीक है, बस वही है कि रॉ लेक्चर रहेगा तो आपको आगे आगे बढ़ा के देखना पड़ेगा अपना। ठीक है, एकदम कंटेंटेड लेक्चर नहीं रहेगा। जो क्लासरूम रिकॉर्डिंग है बस यही डाल दूंगा उठा करके, एडिट वेडिट करने का टाइम नहीं है यार मेरे पास में फिलहाल। हाँ, बस ये हो जाएगा कि आपके पास में चीजें पहुंच जाएंगी, आप उससे काम कर सकते हैं। जिनका छूटा है क्लास कर दूंगा। मेरे पास में 2 क्लासेस पहले की हो गई और 1 क्लास ये हो गई, 3 क्लास हो गई, जो 3 क्लास मेरे को डालनी पड़ेगी। तो मैं कल एक साथ ही बैठूंगा, तीनों क्लास अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आइए हम लोग कहाँ तक इसमें बात कर चुके थे। तो हमने एक तो केनीजियन अप्रोच आपको सबसे पहले जेएन केनीज को आपके सामने रखा, और ग्रेट डिप्रेशन की हमने बात करी थी, 1939 की हमने बात करी, सॉरी 1929 की हमने बात करी, 1929 टू 1934। हमने उसमें एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस किया और हमने बोला कि भाई जब भी हम लोग एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे और इनकम एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में आएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है ये समझना कि भाई किसी भी इकोनॉमी में, शायद इस बात की चर्चा हुई थी या नहीं हुई थी मुझे याद नहीं है, कनेक्ट कर लेना, किसी भी इकोनॉमी में शॉर्ट रन में जब ये अज्यूम कर लिया जाता है कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, ठीक है, जब ये अजम्पशन है कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी शॉर्ट रन में कांस्टेंट होगी ही होगी, इसीलिए हम लोग शॉर्ट रन अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अपने पास में प्रोडक्शन मल्टीप्लाई करने के लिए, या प्रोडक्शन इंक्रीज कराने के लिए, या यू कैन से प्रोडक्शन से ज्यादा अच्छा और सुटेबल वर्ड होता है आउटपुट इंक्रीज कराने के लिए हमारे पास एक ही रिलायबल सोर्स होता है, और वो रिलायबल सोर्स होता है, या रिलायबल सोर्स कह सकते हैं, ठीक है, या एक ही चीज होती है और वो होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइएगा तो ही जाकर के आपका क्या बढ़ पाएगा, आउटपुट बढ़ पाएगा। ये थ्योरी हमने एडमिनिस्टर की थी पिछले दिन की क्लास में। ठीक है, जब हमने जेएम केनीज की बात करी थी और एग्रीगेट डिमांड पे हमने फोकस किया था कि इकोनॉमी के प्रोस्पेरिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो इकोनॉमी प्रॉस्पर हो रही है या इकोनॉमी प्रॉस्पर नहीं होगी, ठीक है, वो एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से ही एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करता है, तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आता है। और एग्रीगेट सप्लाई जब अपने आप को एडजस्ट करेगा शॉर्ट रन में, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी या आउटपुट इज 100% डिपेंडेंट अपॉन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिकॉज हमारे पास में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है, टेक्नोलॉजी हम चेंज करके, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके, रिसोर्सेज एडवांस करके हम आउटपुट जनरेट नहीं कर सकते हैं शॉर्ट रन में, बिकॉज शॉर्ट रन में वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू इंक्रीज आवर फिक्स फैक्टर। यहां तक हम लोगों ने बात की थी, सारे कनेक्टेड बातें हैं। इन बातों को अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे सुपरपोज करें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या बातें होंगी, तो इक्विलिब्रियम में भी हमने उस दिन कंडीशन तो डिस्कस कर लिया था, एक बार फिर से हम लोग कंडीशन को समझ लेते हैं और कंडीशन पे बात कर लेते हैं। बोलता है कि क्लासिकल अप्रोच में, क्लासिकल थ्योरी में हमारे पास में इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम में आने के लिए 2 थ्योरीज वर्क करती हैं। ठीक है, 2 थ्योरीज वर्क करती हैं। एक्चुअली ये एक ही थ्योरी है, दूसरा थ्योरी उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, या यू कैन से उसका एक दूसरा एब्रीविएटेड निकला हुआ पार्ट है, एक ब्रांच है उसका। थ्योरी नंबर 1 है एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स द एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एंड थ्योरी नंबर 2 है सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। थ्योरी नंबर 2 है सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो पहली थ्योरी है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और दूसरी थ्योरी है, थ्योरी नंबर 2 है जो कि डिराइव्ड थ्योरी है थ्योरी 1 से ही। ठीक है, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। आपको आपके बोर्ड में क्या पूछ सकता है, आपके बोर्ड में क्या पूछ सकता है, तो आपके बोर्ड में इस थ्योरी को इस थ्योरी से कनेक्ट करके पूछ सकता है, या सिंपली आपको ये थ्योरी या यू थ्योरी अलग भी पूछ सकता है। मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम थ्रू एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, एडीएएस अप्रोच इसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली बोलचाल की भाषा में, और इसको हम लोग एसआई अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, और या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडी इजिकल्स टू एएस अप्रोच बोल सकते हैं, या दूसरा हम लोग सेविंग्स इजिकल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच बोल सकते हैं, या इन दोनों का डिराइव्ड भी हम लोग बात कर सकते हैं कि कैसे एडीएस अप्रोच से एसआई अप्रोच जनरेट होता है, और एडीएस अप्रोच में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है
और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम तो ऐसे लिखा हुआ है कि AD इज इक्वल टू AS विल बी द इक्विलिब्रियम एंड वेयर द सेविंग्स विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इज द इक्विलिब्रियम। तो हम लोग सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्विलिब्रियम को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन को समझते हैं, डायग्राम और शेड्यूल को देखते हैं और इकोनॉमी के इस पॉइंट पे क्या फंक्शनिंग्स होते हैं उस फंक्शनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस क्वेश्चन को एज अ क्वेश्चन के रूप में आ जाए, ठीक है, हम लॉजिक के साथ क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को भी एक साथ में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जब हम शेड्यूल बनाएंगे, schedule for equilibrium through AD-AS approach, ऐसे लिखते हैं AD-AS approach। तो हमारे पास में कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए? देखिए आपको शेड्यूल याद नहीं करना है बेटा, आप शेड्यूल अगर याद करने बैठेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी कि भाई किसमें कौन सा शेड्यूल बनेगा, ये याद करके चले जाएं तो बहुत दिक्कत है। एडी के अंदर दो चीजें होती हैं, बिकॉज हमने अज्यूम कर लिया है कि हम 2 सेक्टर मॉडल में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम इकोनॉमी के 2 सेक्टर मॉडल में काम करते हैं। तो एडी अपना बनता है दो चीजों से, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, और एएस अपना बनता है कंजम्पशन और सेविंग्स, ठीक है। एडी अपना बनता है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट से, एएस अपना बनता है कंजम्पशन एंड सेविंग्स से। ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में स्टडी करके आ चुके हैं 2 सेक्टर मॉडल। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मतलब अगर एडी शेड्यूल में दिखाना है तो वी शुड हैव द फिगर्स ऑफ सी एंड वी शुड हैव द फिगर्स ऑफ आई। अगर हम लोगों को एस दिखाना है तो सी तो कॉमन हो गया, वी शुड हैव द फिगर ऑफ एस। हमारे पास में आई की फिगर होनी चाहिए, एस की फिगर होनी चाहिए शेड्यूल में, तो हम एडी और एएस निकाल पाएंगे। हमने बोला ठीक है, और आई को हमने कांस्टेंट किया था, हमने अज्यूम किया था कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, इकोनॉमी में कांस्टेंट होता है। तो ठीक है, ये शेड्यूल में एक कांस्टेंट फिगर होगी, कंजम्पशन होगी एक फिगर, और बाकी चीजें देखते हैं कि हमारे पास में क्या होगा। तो हमने बोला कि सबसे पहले हमारे पास में इनकम लेवल होगा, बिकॉज जब इनकम होगा तभी उसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंजम्पशन और दूसरा सेविंग्स। फिर हमने बोला कि हमारे पास में कंजम्पशन होगा, हमारे पास में सेविंग्स होंगी, हमारे पास में इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में एक चीज होगी एडी जो कि सी प्लस आई होता है, और एक हमारे पास में होगा एएस जो सी प्लस एस होता है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे तो आपको शेड्यूल बाबू नहीं याद करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अंडरस्टैंडिंग से नहीं चलते हैं तो फिर आपको शेड्यूल याद करना पड़ेगा, और शेड्यूल याद करना, सोचिए कितना शेड्यूल आप याद करके जाएंगे, ठीक है। वो शेड्यूल याद करना इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग, आप शेड्यूल याद करके चलें, ये कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है। आइए आगे की हम बात करते हैं। तो आगे हमने क्या देखा कि हमारे पास में इस शेड्यूल को डिजाइन करना है। तो ठीक है, 0 कंजम्पशन 40, 100 कंजम्पशन 120, 200 कंजम्पशन 200, 300 280, 400 360, 500 420, ठीक है। अब हम सेविंग्स देखते हैं, तो ऑब्वियसली सेविंग्स यहाँ -40 हो जाएगी, बिकॉज अपॉन द फॉर्मूला y इज इक्वल टू सी प्लस एस, देयरफॉर s इज इक्वल टू y माइनस सी। तो हमने y माइनस सी, 0 माइनस 40 आ गया, ये आप जान रहे हैं, इसलिए हमको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, आप ये चीज समझ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे डिफरेंस, एक मिनट, डिफरेंस सेम रहना चाहिए ना, तो 20 20 40 20 60, 500 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 440, क्योंकि हम लोगों ने लीनियर सेविंग्स रखी थी पिछली बार भी। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, सी और एस आ गया। तो सी और एस आ गया तो हम एएस निकाल सकते हैं, और ऐसे भी आपको पता है कि भाई जो वाई होता है, जो इनकम होता है वाई, एएस उसके बराबर होता है, ठीक है। तो आप अगर कैलकुलेट करके चाहे देखना चाहे तो भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, 40 प्लस माइनस 40 0 हो जाएगा, या सीधे आंख बंद करके इनकम यहाँ उतार दीजिए, जो आप इनकम उतारिएगा वही आपका सी प्लस एस का बैलेंस हो जाएगा, ठीक है।
बिकॉज आप पहले से जानते हैं कि AS इज इक्वल्स टू वाई होता है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि AS इक्वल्स टू वाई होता है या उसका वैल्यू C+S होता है, तो ये उतर गया। अब हमें क्या करना है भाई, इन्वेस्टमेंट हमें ऑटोनोमस रखना है, तो हम इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस रखते हैं। हमने मान लिया कि 40 इज द इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस एट एवरी पॉइंट ऑफ इनकम। आप चाहे कोई और फिगर भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही फिगर लेंगे जो फिगर आपके पास में है, ठीक है। तो अब हमारा AD का फॉर्मूला हो गया C+I, तो पहले केस में 80, दूसरे केस में 120 और 40 160, 240, 320, 400, 440 और 40 480। आई, ये मेरा हो गया AD, दिस इज माई प्लान्ड एक्सपेंडिचर, and this is my planned output. ठीक है, ये मेरा प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो गया और ये मेरा प्लान्ड आउटपुट हो गया। AD इज योर प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो कि एट डिफरेंट इनकम लेवल पे प्लान किया गया है इकोनॉमी के अंदर, और ये प्लान्ड आउटपुट है। और जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन बोलता है कि भाई AD should be equal to AS, means planned expenditure should equal to planned output। ये बात कहता है आपका AD is equals to AS अप्रोच, कि भाई जितना इकोनॉमी में प्लान्ड एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, जितना प्लान्ड स्पेंडिंग है, ठीक है, जो लोग खर्च करने को डिफरेंट इनकम लेवल पे रेडी हैं, उतना ही हमारे पास में प्रोडक्ट अगर है तो इकोनॉमी हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। बिकॉज इस पॉइंट पे आपके पास में कोई इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन नहीं होगा, कोई इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन नहीं होगा, कोई कैपिटल इन्फ्यूज्ड करके कैपिटल स्टैग्नेशन नहीं होगा, नो इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन, नो कैपिटल स्टैग्नेशन एट दिस वेरी पॉइंट। ठीक है, आपका जो डिजायर्ड इन्वेंट्री लेवल है, जो डिजायर्ड लेवल है इन्वेंट्री का, ठीक है, वो आपके जो आपका आस्किंग लेवल है, जितना मार्केट में आ रहा है कि इतना इन्वेंट्री चाहिए है, उतना ही हमारे, ठीक है, उतना ही हमारे पास में, उतना ही हमारे पास में, उतना ही हमारे पास में सप्लाई भी हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है। मतलब इस लेवल पे जितना लोग डिफरेंट इनकम लेवल पे एक्सपेंडिचर करने को, स्पेंड करने को रेडी है, उतना ही सामने से प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्रोड्यूस करने को रेडी है। मतलब डिजायर्ड लेवल ऑफ स्टॉक यहां पे हिलेगा नहीं, जितना इधर लोगों को चाहिए उतना ही सामने इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है। दिस मीन्स एक्स्ट्रा इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन नहीं होगा, और एक्स्ट्रा इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन अगर नहीं होगा हमारी इकोनॉमी में, तो अनडिजायरेबल कैपिटल स्टैग्नेशन नहीं होगा, कैपिटल फंसेगा नहीं इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा कौन सा, ये पॉइंट है एग्रीगेट लेवल, जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम स्ट्राइक कर रही है। बैलेंस ऑफ आउटपुट टुगेदर विथ द बैलेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आउटपुट भी बैलेंस्ड है, एम्प्लॉयमेंट भी बैलेंस्ड है। ठीक है, चलिए, दिस इज द आइडियल सिचुएशन। ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन, आईडीईएल, आइडियल। ठीक है, आइडियल सिचुएशन है बिल्कुल इकोनॉमी के ऑपरेट करने का। इसको अगर हम लोगों को डायग्रामेटिकली देखना हो, डायग्रामेटिकली अगर इस चीज को देखना हो, तो डायग्रामेटिकली हम लोग इसको कैसे देखेंगे, आई, सबसे पहले हमारे पास में कंपोनेंट क्या है इक्विलिब्रियम का, तो कंपोनेंट है हमारे पास में एडी और दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास में एएस। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड आप देख रहे हैं, जीरो इनकम लेवल पे भी 80 से स्टार्ट होता है।
तो लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट टू बी 80, ये 80 है। यहां से हमारा एडी कर्व आगे की तरफ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, और दूसरा हमारे पास में जो है वो है एस। तो एस कब आपको पता है, इट्स अ 45 डिग्री लाइन। ये एक 45 डिग्री लाइन होती है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होती है। इनकम के इंक्रीज होने के साथ में, इसका इनकम के साथ में एक पॉजिटिव रिलेशन या यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनकम ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, या आप इसको वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एडी एंड एस। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट इट अज्यूम टू बी ई, और यहां से इस एक्सिस पे एक लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे जहां आकर के गिरेगा, दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। ये आपका क्या होगा, दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम level of income. To interpret this point, this is that level of income where the aggregate demand in rupee terms is equal to the aggregate supply, ठीक है, it is equal to the aggregate supply. And if we are denoting this point over the curve, so we can simply say that कि this is the point over here. हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों किस यूनिट पे मैच कर रहा है, तो जब हमारा इनकम लेवल 400 है, ऑब्वियसली हमारा एग्रीगेट सप्लाई 400 होगा, और इस यूनिट, इस पॉइंट पे हमारा एग्रीगेट डिमांड भी 400 है, मींस दिस पॉइंट इज एन स्केचमेटिक 400, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, जैसे हमने एग्जैक्ट लाइन लेके बनाया नहीं है, दिस इज एन स्केचमेटिक डायग्राम। आप अपने बोर्ड में भी स्केचमेटिक डायग्राम ही बना के आएंगे, बिकॉज सीबीएसई में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको एकदम फिगर्स यूज करके ही डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। स्केचमेटिक डायग्राम आप आराम से बना के आ सकते हैं, लेकिन हाँ, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जरूर मार्क करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 400 मार्क किया, ये मैंने क्यों मार्क किया 400, बिकॉज ये पॉइंट इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। यहां पे भी मुझे मार्क करना पड़ेगा कि दिस इज 400 अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल। बाकी आप पॉइंट मार्क करें ना करें, दैट डजंट बॉदर्स, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का है, यू शुड हैव टू मार्क कि शेड्यूल के हिसाब से मेरा ये पॉइंट क्या बनता है, तो ये बनता है, ठीक है। तो इनकम लेवल पे 400, इनकम लेवल पे 400 करोड़ कह सकते हैं, यू कैन से, क्योंकि फिगर्स अगर मान लिया करोड़ में है, तो उस इनकम लेवल पे यहां हमारी इकोनॉमी स्ट्राइक कर रही है बैलेंस, जहां पे आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ स्टॉक, डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री आपके स्पेंडिंग के बराबर है। मतलब जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है हमारे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी का, वही प्लान्ड आउटपुट है हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर का, और इन्वेंट्री डिसबैलेंस या इन्वेंट्री इनबैलेंस नहीं है इकोनॉमी में। ये बात हो गई। दूसरी बात, दिस इज द आइडियल सिचुएशन। तो सर प्लीज टेल अस दैट whether the equilibrium will always be struck in an economy, or you can say in other way that an economy always works on an equilibrium। क्या इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम पे काम करती है, कि या ऐसे कहें कि क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, जो हम इक्विलिब्रियम को इतना इंपॉर्टेंटली बात करते हैं। तो इस पे बहुत सारे इकोनॉमिक थ्योरिस्ट्स ने बहुत सारे मॉडल्स दिए हैं, ठीक है। दो दीज मॉडल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं कुछ मॉडल्स के नाम नहीं बता रहा हूं, मैं नॉर्मली ये बता रहा हूं कि ये डिफरेंट मॉडल्स जो एक कॉमन बात सजेस्ट करते हैं, वो कॉमन बात क्या सजेस्ट करते हैं कि दिस इज इक्वली गुड दैट एन इकोनॉमी can operate on the equilibrium, but practically
The equilibrium condition is a situation which all the economy wants to attain, but they are somewhere around the disequilibrium. Depending upon the economic condition, the fartherness can be there. Fartherness मतलब कि कितनी दूरी है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट इकोनॉमिक थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि सारी इकोनॉमी कोशिश तो करेगी कि हम इक्विलिब्रियम को स्ट्रक करें और इक्विलिब्रियम पे काम करें, लेकिन प्रैक्टिकली इकोनॉमी डजंट स्ट्रक इक्विलिब्रियम ऑल द टाइम, दो दे आर trying enough to be near the equilibrium. They are trying enough to be near the equilibrium, and it depends upon the economic condition of a particular country that it is how much near to the equilibrium or how much farther to the equilibrium. वो equilibrium से कितना नजदीक है या equilibrium से कितना दूर है, that depends upon कि कंपनी जो है, सॉरी कंपनी की बात करूं, तो इकोनॉमी जो है उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ठीक है, उसके आउटपुट इनकम का सिनेरियो क्या है, उसके इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उसके इकोनॉमिक अपब्रिंगिंग क्या है, उसके रिसोर्स का क्या पोजीशन है, उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्या पोजीशन है, उसके लाइफस्टाइल का क्या पोजीशन है, ठीक है, वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या पोजीशन है, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या पोजीशन है. दीज आर द सेवरल फैक्टर्स विच वर्क अपॉन दैट वेदर द इकोनॉमी विल work या will survive on equilibrium or it will be something in the disequilibrium and how much it is closer to the equilibrium. There are different theories propounded over this part which is not a part of your syllabus, जो आपके पार्ट का सिलेबस नहीं है, लेकिन बहुत सी थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि इकोनॉमी क्या इक्विलिब्रियम पे है या इक्विलिब्रियम से कितनी दूर है या कितनी नजदीक है, कौन सी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम से कितनी दूर हो सकती है, कितनी नजदीक हो सकती है, एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें. तो व्हाट कैन हैपन? Two situations are there. An economy can be somewhere, and economy can be somewhere near to this point or this point or this point or there or farther or farther or farther. ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी इस ब्लॉक में काम करे, या हो सकता है इकोनॉमी इस ब्लॉक में काम करे, या हो सकता है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे काम करे. डिपेंड करता है इकोनॉमिक सिचुएशंस के ऊपर. यहां तक की बात अगर आप समझ गए, ऑब्वियसली समझ गए, यहां तक कुछ ऐसा स्पेशल मैंने बोला नहीं है, ठीक है. तो अब आता है, दिस इज द कंडीशन नंबर 1 ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, दिस इज कंडीशन नंबर 2 ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. एंड ऑलवेज कीप इट इन माइंड whenever you are discussing about the equilibrium, do discuss about the two disequilibriums. जब भी आपको इक्विलिब्रियम डिस्कस करने के लिए आएगा बेटा, आप बिना डिसइक्विलिब्रियम डिस्कस किए हुए मत निकलना, ठीक है. अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो फिर तो ठीक है, फिर जो रिलेटेड पार्ट पूछ रहा है वो बता करके निकल लो. लेकिन अगर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करने को आ जाता है कि एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम बाय एडीएस अप्रोच और एनी एसआई अप्रोच, then do discuss about the two segments of disequilibrium. That will complete your answer. Now segment number 1 में अपने को क्या दिखता है? अच्छा, क्या दिखता है सेगमेंट नंबर 1 में? क्या दिखता है क्लास? सेगमेंट नंबर 1 में क्या दिखता है? बताएं कोई आदमी. क्या हो रहा है? हाँ, मतलब मेरे को ये एएस और एडी के टर्म्स में बताइए ना. एएस और एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के टर्म, एडी से ज्यादा हो रहा, ठीक. एएस ग्रेटर देन एडी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, बिकॉज एएस कर्व ऊपर है और हमारा ये एडी कर्व कहाँ है? नीचे, ठीक है. और ये सिचुएशन नंबर 2 में हमारा जो डिसइक्विलिब्रियम है, यहां हम ये इसका इनवर्स है, ठीक है. एडी ज्यादा है और एएस क्या है अपना? कम है, बिकॉज एडी ऊपर है और एग्रीगेट सप्लाई देखिए आपका नीचे ही है, ठीक है. अब इस दोनों सिचुएशन को आपको बेटा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है. एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा और इसके इन्फेरेंसेस इकोनॉमी के अंदर प्रॉपरली आपको समझने भी पड़ेंगे कि व्हाट इज द इन्फेरेंस ऑफ दिस थिंग ओवर इकोनॉमी. इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ेगा? तो आइए
आपकी तरफ से कोई इनपुट? क्या बोल रहे थे बेटा? इस केस में मतलब जो हम लोगों ने सिचुएशन नंबर 1 रखा हुआ था, सिचुएशन नंबर 1 में क्या हुआ कि इकोनॉमिक कंडीशंस को देख करके, ठीक है, जो प्लान्ड आउटपुट था वो प्लान्ड आउटपुट क्या हो गया, लोगों ने जो प्लान्ड आउटपुट किया फॉर्म्स ने वो ज्यादा कर लिया, लेकिन जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर था या प्लान्ड स्पेंडिंग था वो प्लान्ड स्पेंडिंग कम रहा इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से बस एक शब्द आप याद रखेंगे, ओवर स्टॉकिंग हो जाएगा, इन्वेंट्री का ओवर स्टॉकिंग हो जाएगा, गुड्स पाइल अप हो जाएगा, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स बिकेगा नहीं, ठीक है। और इसकी वजह से जो ब्रॉडेस्ट सबसे ऊपर लेवल पे जो दिक्कत आएगी वो क्या दिक्कत आएगी, हम लोगों को वो चीज यहाँ पे एडमिनिस्टर करना है, उस चीज को यहाँ पे देखना है। तो हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में क्या दिक्कत आ जाएगी। एक मिनट, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं अभी, एक मिनट। ठीक, चलो, तो हमने देखा कि क्या दिक्कत आती है। तो हमने बोला कि भाई ओवर स्टॉकिंग अगर होगी तो गुड्स जब पाइल अप होंगे तो इसका आफ्टर इफेक्ट ये आएगा कि भाई इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन इस वजह से होगा बिकॉज अगर आपका प्लांट आउटपुट प्लांट स्पेंडिंग से ज्यादा हो गया, उस केस में इन्वेंट्री आपके पास पाइल अप है तो आप आगे इन्वेंट्री नहीं बनाओगे, ठीक है। आप कहने का मतलब है जो बनाने वाले सेक्टर है, ठीक है, तो वो सेक्टर अगर इन्वेंट्री नहीं बनाएगी तो दिक्कत क्या आएगी भाई, इन्वेंट्री नहीं बनाएगी तो मार्केट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के डिमांड के कम होने का सीधा इफेक्ट कहां जाएगा, सीधा इफेक्ट जाएगा एम्प्लॉयमेंट पर, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट इस सेगमेंट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में, इस सेगमेंट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में एम्प्लॉयमेंट आपकी क्या होने लगेगी, आपको एम्प्लॉयमेंट को कम करके, आउटपुट को कम करके इक्विलिब्रियम को की तरफ एडजस्ट होना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका सिचुएशन नंबर 1। दूसरा सिचुएशन है, अच्छा ये वाला सिचुएशन कौन सी इकोनॉमी में ज्यादा प्रिवेलेंट हो सकता है, ठीक है। ये जो सिचुएशन है वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, ये कौन सी इकोनॉमी में ज्यादा प्रिवेलेंट हो सकता है, आप सोच के बताइए कौन सी इकोनॉमी में ज्यादा प्रिवेलेंट हो सकता है, मतलब कौन सी इकोनॉमी इस तरह के डिसइक्विलिब्रियम की तरफ जा सकती है, ज्यादा सिचुएशन है, ज्यादा प्रोपेंसिटी है इस तरह के डिसइक्विलिब्रियम की तरफ जाने की। बता दो भाई। क्या बोल रहे हैं बेटा? जिस कंट्री में पॉवर्टी ज्यादा होगा, नहीं पॉवर्टी नहीं बोलिए बाबू, पॉवर्टी नहीं बोलिए, पॉवर्टी यहां कोई पैरामीटर नहीं है बेटा, ठीक है। पॉवर्टी पैरामीटर नहीं है, इसलिए नहीं है बिकॉज जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है किसी भी इकोनॉमी का वो प्रोड्यूसर भी देख रहा है, ठीक है। तो पॉवर्टी को हम लोग एकदम यहां एकदम श्योर शॉट नहीं लग पाएगा पॉवर्टी, ठीक है। ये सिचुएशन वैसी इकोनॉमी में होगा, ठीक है, जिस इकोनॉमी का इकोनॉमिक सिचुएशंस वॉलेटाइल रहता है, जहां इकोनॉमिक डिसीजंस प्रॉपर नहीं है, ठीक है, जहां लीगल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, ठीक है, वैसी इकोनॉमी बोलिए,
ठीक है, मतलब जो नॉन स्ट्रक्चरल इकोनॉमी है, जिसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया नहीं है, वहां ये सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बोलिए पोवर्टी, यू कैन से पोवर्टी कैन बी एन एलिमेंट फ्रॉम दैट थिंग। ठीक है, वो नॉन स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में आ जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अनस्ट्रक्चर्ड एक वर्ड यूज होता है इकोनॉमिक्स में, अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी। ठीक है, जिस इकोनॉमी का स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड नहीं है, जहां थियोरेटिकली चीजें तो है लेकिन प्रैक्टिकली चीजें प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं होती हैं। ठीक है, जहां पॉलिसीज का अपब्रिंगिंग सही तरीके से नहीं हो रहा है, जहां पॉलिसीज डिप्लॉयमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, वैसी इकोनॉमी में ये सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, पहली बात, कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम पे आएंगे? तो भाई इक्विलिब्रियम पे आने के लिए ओवर स्टॉकिंग को खत्म करना पड़ेगा, और ओवर स्टॉकिंग को खत्म करने के लिए आउटपुट को रिड्यूस करना पड़ेगा, जो अल्टीमेटली लेट पीपल ज्वाइन, लोगों को ज्वाइन कर लेने दीजिए। हेलो, हाँ सर, मीटिंग इन हो गया। हाँ कर दिया, ऐड कर दिया। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट जितने लोग थे सब लोग आगे। हाँ 13-14 लोग तो आई गए। ठीक, चलिए तो आगे क्या बात हुई? हाँ, तो नेक्स्ट बात हुई क्या करना पड़ेगा? ओवर स्टॉकिंग को कम करने के लिए आउटपुट को कम करके एम्प्लॉयमेंट को कम करके रीएडजस्ट करना पड़ेगा इकोनॉमी को आपको। ठीक है, तो यहां पे एम्प्लॉयमेंट कट होगा, आउटपुट कट होगा। नेक्स्ट, इस फेज में जहां एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? कम है, तो इस केस में सबसे पहले लोगों का दिमाग जाता है, जो कंफ्यूज कर जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन से, कि ये सिचुएशन प्रिवेल करेगा। मैंने बोला कि भाई अजम्पशंस हैं कि प्राइस कांस्टेंट है, ये सिचुएशन नहीं प्रिवेल करेगा। ठीक है, इसको भी रीएडजस्टमेंट में जाना पड़ेगा। This situation also has to go into readjustment. यहां अंडर स्टॉकिंग है, अंडर स्टॉकिंग है, तो भाई आउटपुट जेनरेट करना पड़ेगा, आउटपुट जेनरेट करना पड़ेगा, और आउटपुट जेनरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा और ये प्लान्ड स्पेंडिंग के बराबर जब आ जाएगा, तो प्लान्ड स्पेंडिंग के बराबर आते ही आपका मार्केट फिर इकोनॉमी फिर से इक्विलिब्रियम स्ट्राइक कर लेगा। अब आप इसमें बोलेंगे कि सर अगर आप वहां तक पहुंच पाएंगे और सोच पाएंगे, ठीक है, मैं बता देता हूं कि क्या सोचना है। ठीक है सर, यहाँ पे कितना बढ़िया सिचुएशन तो नहीं है इकोनॉमी के लिए, कितना अच्छा सिचुएशन है। देखिए ना कि यहाँ पे वी हैव द पोटेंशियल दैट वी विल इंक्रीज द आउटपुट। ठीक है, हम आउटपुट बढ़ाते हैं, ठीक है भाई कमी है हम आउटपुट बढ़ाएंगे सर, और मीनवाइल व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द आउटपुट, जब हम आउटपुट इंक्रीज कर रहे होंगे तो देखिए ना कितना बढ़िया है, एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ रहा है। ठीक है, इट्स अ विन विन सिचुएशन। ठीक है, इट्स अ विन विन सिचुएशन। मैंने बोला कि हाँ इट्स अ विन विन सिचुएशन, हो तो सकता है, देखने में तो लग रहा है कि भाई ये विन विन सिचुएशन है। तो एक इकोनॉमी हमेशा इसी फेज 2 में क्यों ना ऑपरेट करे?
क्यों वो इक्विलिब्रियम की तरफ भागने की कोशिश करे, फेज 2 में क्यों ना ऑपरेट करे कि भाई हम हमेशा आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करें और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हमने बोला कि बेटा ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी के लिए एक फिजिबल सिचुएशन नहीं हो सकता है, बिकॉज आप जब तक मैक्सिमम लेवल पे नहीं पहुंचेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा मेरे पास में इकोनॉमी में कितना पोटेंशियल है। तो दैट्स व्हाई इकोनॉमी ऑलवेज ट्राई टू अचीव द मैक्सिमम पोटेंशियल, और इकोनॉमी मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करने के लिए व्हाट द इकोनॉमी विल स्ट्राइव टुवर्ड्स, इकोनॉमी किस तरफ स्ट्राइव करेगी, तो इकोनॉमी स्ट्राइव करेगी इक्विलिब्रियम की तरफ, नीचे से बढ़ के इक्विलिब्रियम की तरफ जाना या ऊपर से उतर के इक्विलिब्रियम की तरफ जाना, लेकिन दोनों ही बाई सिचुएशंस से हम इक्विलिब्रियम की तरफ क्या करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम the economy will be having the ultimate production and total employment generation as per the need whatever is required in that economy। तो ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से क्या करना, इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना। अब इसका एक डिराइव्ड कंसेप्ट है जो कि बिल्कुल ही इजी है, क्या है, बोलता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को जब इक्वेट करते हैं तो एडी इज इक्वल्स टू एएस करेंगे और इसका फॉर्मूला अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो व्हाट वी गेट, दोनों तरफ से हमारा सी और सी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज कंजम्पशन इज अ कॉमन पॉइंट। तो डिराइव्ड इक्विलिब्रियम का कंडीशन एक और निकल गया, I is equals to S और commonly it is said as S is equals to I। I is equals to S बोलते हैं या commonly उसको हम लोग S is equals to I बोलते हैं, ठीक है, ये एक कॉमन सिचुएशन है, ठीक है। तो ये एक डिराइव्ड सिचुएशन है, ये एक डिराइव्ड सिचुएशन है और ये डिराइव्ड सिचुएशन हम लोग डायग्रामेटिकली सिर्फ अगर इसको देख लें, बिकॉज शेड्यूल विल रिमेन द सेम, हम शेड्यूल को इतना ही रखेंगे, हम एडी और एएस उसमें नहीं बनाएंगे, सिंपल, बिकॉज फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग एस एंड वी आर गेटिंग आई, और इक्विलिब्रियम लेवल तो चेंज थोड़ी ना होगा, चाहे आप एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई प्रोसीजर से जाएं या सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर से जाएं, आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो सेम रहेगा। बस यहां पे वी हैव अ डायग्रामेटिक चेंज जो कि हम आपको दिखा देते हैं कि डायग्राम में क्या चेंज हो रहा है, इसको हम लोग एक बार एडमिनिस्टर करके देख लें कि डायग्राम में क्या चेंज आता है। आई तो हम लोग डायग्रामेटिक चेंज यहां पे देख लेते हैं कि क्या चेंज है हमारे डायग्राम में, फिर उसको हम लोग यहां पे देखते हैं। तो सिंस इट इज अ डिराइव्ड कंसेप्ट, ये एक डिराइव्ड कंसेप्ट है, तो हमारे पास में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको सिंगल डायग्राम पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग डायग्राम बना के दिखाना ज्यादा इजी है, मैं फिर इसको लास्ट में सिंगल डायग्राम पे भी दिखा दूंगा आपको बना करके, इन केस अगर आप कंफर्टेबल हो गए इस डायग्राम पे तो आप सिंगल पे भी बना के आ सकते हैं, देयर इज नो एनी इश्यू इन दैट, ठीक है। पहले क्योंकि डिराइव्ड है तो पहले ऊपर वाला जो चीज था वो तो बनेगा ही बनेगा, ये हमारा कितना हो गया, तो हमारे शेड्यूल के हिसाब से ये 80 हो गया। अब हमारे पास में उस डायग्राम में हमने कहीं आई यूज नहीं करना था, एडीएस यूज करना था,
यहां हमें क्योंकि S और I का इंटरसेक्शन दिखाना है, दैट्स वाई वी नीड अ कांस्टेंट I ऑल्सो। ठीक है, और ये I कितना है, 40 पे है, I बार, बिकॉज यहां पे हमारा जो दोनों एलिमेंट है जो हमें क्या दिखाएगा, इक्विलिब्रियम दिखाएगा, वो एलिमेंट आपका S और I है, दैट्स वाई I मुझे दिखाना पड़ेगा। हमारे पास में एक नेक्स्ट शेड्यूल जो जाएगा, एक नेक्स्ट डायग्राम जो जाएगा, ठीक है, वो डायग्राम हमारा कहां जाएगा, तो वो डायग्राम हमारा जाएगा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट देखना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स कहां पे जाके इक्वेट करेगा। ठीक है, तो अगर हम पहले इसको देखें कि ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सिंगल डायग्राम पे कैसे पहले एक बार पहले डबल डायग्राम पे देख लेते हैं, फिर हम सिंगल डायग्राम पे देखते हैं। तो डबल डायग्राम पे अगर इसको देखना होगा तो हमें इन्वेस्टमेंट को किस डायग्राम पे बनाना होगा, इन्वेस्टमेंट हमारा तब बनेगा यहां, बिकॉज मुझे इस वाले डायग्राम पे क्या करना है, सेकंड वाला अप्रोच दिखाना है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। और क्योंकि ये डिराइव्ड है एडी और एएस से, इसीलिए हम लोग इसको डिराइव कर रहे हैं, डिराइव। ठीक है, तो डिराइव करने के लिए पहले एडी और एएस का इंटरसेक्शन लेंगे, तभी ना वहां से डिराइव करेंगे। तो हमने डिराइव किया इसको यहां से। अब हम इसका परपेंडिकुलर डिराइव कर लिया हमने। सेविंग्स आपको पता है क्यों कि वो क्या होती है, निगेटिव से स्टार्ट होती है। तो ये हमारा जीरो सेविंग्स है, लेकिन जीरो सेविंग जब होगा हमारे पास में, तो देखिए हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्राइक नहीं किया। इक्विलिब्रियम, ये जो डायग्राम मैंने बताया, मैंने ये बोला कि आप यहां जीरो से अगर मिलाएंगे इस चीज को, तो जीरो से अगर आप मिलाते हैं तो आप उस चीज को नहीं दिखा रहे हैं जिस चीज को आपको दिखाना है। आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है S इक्वल्स टू I, ध्यान दीजिएगा। और S इक्वल्स टू I वहीं पे होगा परपेंडिकुलरली जहां पे आपका AD इज इक्वल्स टू AS हुआ है। देखिए जहां पे आपका AD इज इक्वल्स टू AS हुआ है, उसी पॉइंट पे आपका S इज इक्वल्स टू I भी होगा, उसी इनकम लेवल पे। तो ये जो अगर आप ऐसे कर देंगे, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, इसलिए मैंने डॉटेड से दिखाया था, दिस इज रॉन्ग। या इसको आप रहने दीजिए एक बार डॉटेड से, ताकि आपको समझ में आए कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ठीक है, अब मैं इसको यहां से मिटाता हूं। और मैं इसको यहां से भी मिटाता हूं, बिकॉज मुझे इस पॉइंट पे आना है, यहां, दिस वन, दिस इज द पॉइंट जहां पे ये अगर मेरा E पॉइंट है, तो दिस इज द डिराइव्ड E डैश पॉइंट, एंड इट इज द E डैश पॉइंट वेयर आई आवर S इज इक्वल्स टू I, जहां पे हमारा S और I बराबर है। ये S कर्व है, ये I कर्व। ठीक है, तो ये हो गया। ये मेरा क्या इनकम लेवल होगा, तो ये मेरा 400 इनकम लेवल होगा। अगर हम इस साइड इनकम दिखाएं तो, और इस साइड हम अपना AD और AS दिखा रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट अप्रोच का हमारा डायग्राम हुआ, और ये सेकंड अप्रोच का डायग्राम हुआ जहां पे ये फिगर 40 है। ठीक है, और ये फिगर, ये अगर परपेंडिकुलरली खींच के नीचे लाएंगे तो ऑब्वियसली ये भी इनकम लेवल अगर हम यहां दिखाते हैं तो ये 400 होगा। ठीक है, और इधर हमने क्या शो किया है, तो इधर हमने सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट शो किए हैं। तो दिस इज अ डिराइव्ड डायग्राम, जो कहां से डिराइव हुआ है, ये डायग्राम ADAS अप्रोच से डिराइव होके आया है। नाउ द सीन इज दैट कि इफ वी आर डायरेक्टली आस्क्ड अबाउट द SI अप्रोच, अगर हमें डायरेक्टली SI अप्रोच के बारे में पूछ दिया जाए, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, तो क्या हम ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों बनाएंगे, तो नहीं।
जब हमें एसआई अप्रोच के बारे में पूछा जाए तो वी कैन मेक ओनली दिस डायग्राम। ये ब्लॉक 2, सिर्फ ब्लॉक 2 अगर आप बना देंगे तभी भी आपका काम चल जाएगा, सिर्फ ब्लॉक 2 अगर आप बना देंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको कंप्लीट डिराइवेशन पूछ दिया जाए तो आप ये डायग्राम बनाएंगे दिखाते हुए कि भाई जहां मेरा एडी और एएस हमारा इक्वलाइज किया, इक्वल हुआ, जहां इक्विलिब्रियम आया, उसी इक्विलिब्रियम से अगर हम आगे पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो उसी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे डिराइव करके जब निकालेंगे तो हमें यह भी पता चलेगा कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी उसी पॉइंट पे हमारा क्या होता है, बराबर होता है। तो इट्स अ डिराइव्ड डायग्राम, डिराइव्ड डायग्राम ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इतना आपके बुक में मेरे ख्याल से नहीं लिखा होगा, सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ा हुआ है कि भैया यही डायग्राम है, ये डिराइव्ड डायग्राम है या ये सिंगल डायग्राम है, इसके बारे में कोई बात नहीं की हुई है, ठीक है। तो एक तो ये डायग्राम हो गया जिसको हमने एडीएएस अप्रोच से डिराइव करके निकाला है। अगर सिंपली हमें निकालना हो कि हम एक ही कर्व पे ये सारा डायग्राम बनाना चाहते हैं तो देखते हैं कि ये सारा कैसे बनेगा। एक ही कर्व पे आते हैं, हम पहले इसको यहां से रब करते हैं ताकि स्पेस हो अपने पास। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस चैप्टर में, ये अब तक आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं बेटा तो अभी भी आप इस बात को समझिए कि इफ यू हैव अंडरस्टूड द डायग्राम तो आप एग्जाम में उसको आराम से बना के आ सकते हैं, वरना आपको याद करना पड़ेगा और याद ये डायग्राम होगा नहीं बाबू। ठीक है, चलो आप इस डायग्राम को ये रूप भी दे सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी और ज्यादा अच्छे तरीके से अगर हम चाहें तो हम ये सेकंड वाला जो दो डायग्राम का डिराइव्ड पोर्शन है इसी के हिसाब से हम लोग काम करें तो ज्यादा बेटर होगा, हमारे लिए यही ज्यादा बेटर होगा। बिकॉज आपकी बुक में जहां तक भी हम लोगों ने देखा होगा, ठीक है, हमने देखा है जहां भी जितनी जगहों पे ये वाला डायग्राम आपका दो पोर्शन में ही बना हुआ है, ऐसे आप इसको चाहें तो एक पोर्शन में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पोर्शन में भी बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये अपना पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको एक बात याद रखिएगा कि यहां पे आप इस चीज को भूलिएगा मत कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एडीएस का है, ठीक है। एडीएस का इंटरसेक्शन है, ये आपका वाई और सी कर्व नहीं है,
ठीक है, ये अगर y है भी, AS इज इक्वल्स टू y अगर होता भी है, तो ये AD कर्व है, ये बेटा C नहीं है, कंजम्पशन नहीं है। तो ऐसा मत सोचने लगिएगा कि जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्शन करता था, तो भाई सर जब पहले पढ़ाए थे तो जहां ये दोनों इंटरसेक्शन करता था वहीं पे सेविंग्स 0 होता था। इस बात को मत सोचने लगिएगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। ठीक है, इसीलिए हम इस बात को बता भी दिए कि ऐसा कर्व एक बार और पहले बना चुके हैं, लेकिन तब बेटा वो ये y होता था और ये c होता था। याद कीजिएगा, ये AD नहीं होता था। तो आप अपने लोग जानते हैं कि जहां y इज इक्वल्स टू c होता है वहां s 0 होता है। तो ये मत सोचने लगिएगा कि अरे सर जहां s को 0 किए, ये यही वाला पॉइंट ना s इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये वाला पॉइंट अगर s इज इक्वल्स टू 0 है तो ये यहाँ इंटरसेक्शन के सामने क्यों नहीं आया? ठीक है, वो अलग कंसेप्ट था, वहां y c और s का यूज होता था। याद कीजिए, जब हमने सेविंग्स और जब हमने इनकम और कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डिराइव किया था, ऐसा ही कुछ डायग्राम था। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि आप कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि बाबू वहां y और c इंटरसेक्ट करता था कंजम्पशन, यहाँ y मतलब यहाँ AD और AS, y और AD इंटरसेक्ट किया है, तो कभी भी AD का इंटरसेक्शन जो होगा वो C के इंटरसेक्शन के बराबर नहीं हो सकता है। ये पॉइंट कभी भी यहाँ नहीं आ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको हटा दूं, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि आप कहीं कंफ्यूज ना करें कि अरे यार पिछले डायग्राम में तो सर जब पढ़ाए थे तो ये जहां पे ये दोनों ऐसे ऐसे लकीर इंटरसेक्ट करता था वहीं पे मेरा सेविंग्स इक्वल्स टू 0 होता था। बेटा वो y और c का कर्व था, ठीक है, कुछ ऐसे था। मैं यहाँ अलग छोटा सा एक बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये y होता था, ये c होता था, और जहां c इंटरसेक्ट करता था वहीं से हम लोग ऐसे करके कंजम्पशन से ये y हो गया, ये c हो गया, और जहां पे y इज इक्वल्स टू c होता था वहीं पे s इज इक्वल्स टू 0 होता था। ये अलग बात है, क्योंकि इसी तरह का कर्व है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने ये वाला ब्लॉक बना के आपको दिखाया है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइएगा, नहीं तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ये इनकम कंजम्पशन और सेविंग्स का रिलेशन था, ये इनकम कंजम्पशन और सेविंग्स का रिलेशन नहीं है। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम बाय ADAS प्लस SI अप्रोच। ठीक है, ADAS और SI अप्रोच दोनों से ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, तो होप सो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है, दिस सेगमेंट हियर I इज ग्रेटर देन S एंड दिस सेगमेंट S इज ग्रेटर देन I। ठीक है, और बाकी सारा इंटरप्रिटेशन जो है आपका वो क्या रहता है, सेम रहता है, एज इन द केस ऑफ AD एंड AS। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि सारे बच्चे कंफ्यूज होकर बैठ जाएंगे कि कभी कुछ पढ़ाते हैं कभी कुछ पढ़ाते हैं। बाबू वो इनकम और कंजम्पशन का इंटरसेक्शन था, दैट्स वाई सेविंग उसके परपेंडिकुलरली 0 होता था, दैट्स वाई सेविंग इज परपेंडिकुलरली 0। लेकिन दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ इनकम एंड AD, या यू कैन से AS एंड AD, एंड वी आर डिराइविंग दैट पॉइंट इन द इकोनॉमी, सो हियर सेविंग्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, हो ही नहीं सकता है। शेड्यूल देखिए अपना, जहां पे हमारा AD और AS मिल रहा है वहां सेविंग्स 0 नहीं है, वहां अपनी सेविंग्स 0 नहीं है, बल्कि अपनी सेविंग्स इनकम के बराबर है। कितनी? 40। और यही वो पॉइंट है जो 40, इनकम और सेविंग्स दोनों क्या है, बराबर है। S इज इक्वल्स टू 0 इससे पहले पॉइंट पे कहीं है। ठीक है, जब आप अपना ग्राफ देखें, जब आप अपना शेड्यूल देखेंगे तो यू कैन चेक वेरी इजिली कि S इज इक्वल्स टू 0 उससे पहले ही कहीं आ गया है। ठीक है, 200 इनकम लेवल पे ही आ गया है S इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जो इनकम लेवल है जहां S इज इक्वल्स टू 0 है, अगर इसको इनकम की बात करें अगर, तो ये 200 इनकम लेवल का ही पॉइंट है जहां S इज इक्वल्स टू 0 हो गया है। ठीक है, तो इसलिए बी फ्रैंक अबाउट दैट थिंग, बी ओपन इन योर माइंड कि ये चीज अलग है, वो चीज अलग थी जो सर पहले डिस्कस किए थे। ठीक है, चलिए, तो आई रेस्ट माई केस, यहाँ पे मैं अभी छोड़ता हूँ। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे, जो इसके आगे हम लोगों को फुल इक्विलिब्रियम और पार्शियल इक्विलिब्रियम जो भी चीजें पढ़नी है। हाँ जी, हाँ, ठीक।
ठीक है, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे बेटा, ये हमको डिस्कस करना ही है। अभी हम थियोरिटिकली ही डिस्कस किए हैं, बिकॉज डायग्राम से डिराइव करना था, तो अभी सिर्फ डायग्राम और शेड्यूल वाला डिराइवेशन करके निकाल दिए हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। जैसे एडीएएस को डिस्कस करके आके शेड्यूल और डायग्राम किए थे, तो यहाँ पीछे की तरफ से चल रहे हैं कि एडीएएस क्योंकि पहले डिस्कस कर दिए थे, तो डिराइव्ड एस और आई को निकाल के दिखा दिए हैं। ठीक है, अब इसका लॉजिकली डिस्कशन कर देंगे कि एस और आई इक्वेट होने पे कैसे इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये कल के पॉइंट में डिस्कशन होगा ही होगा। ये बचा हुआ है, इसके बाद फुल इक्विलिब्रियम और पार्शियल इक्विलिब्रियम की चीजें बची हुई हो जाएगा। हम समझ रहे हैं कि आप क्या लॉजिक पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, वो लॉजिक अभी हम बताए ही नहीं, हम तो सीधे बोल दिए कि एडी इज इक्वल्स टू एस करो, सी कंपोनेंट काट दो, एस इज इक्वल्स टू आई होता है। ठीक है, लेकिन लॉजिक थोड़ी, ये थोड़ी ना लॉजिक है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड चीजें। ठीक है, कि हाँ भैया उधर दोनों इक्वेशन के दोनों साइड से सी कट जाएगा तो एस इक्वल्स टू आई बन जाएगा, तो भैया एस इक्वल्स टू आई पे फिर से इक्विलिब्रियम स्ट्राइक हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट द लॉजिक, मुझे भी पता है। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक जो है बेटा वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, सब कुछ एक क्लास में नहीं ना हो पाएगा। ठीक, तो ये अब हम लोग, आप फिगर और डायग्राम और स्केचमेट्रिक डायग्राम और डिराइवेशन समझ लिए एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम का, कल लॉजिक डिस्कस करके इसको खत्म कर देंगे इस पॉइंट को। ठीक है, आंसर मिल गया आपको? हाँ बेटा, क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है, क्लास प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रही है पूरी। ठीक है बेटा, चलें। और किसी को कोई डाउट है? अभी हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कल सुबह फिर मिलते हैं क्लास में। कंपनीज का आपको कोई होमवर्क भी दिया था मैंने आज? कंपनीज का कोई होमवर्क? अच्छा, नहीं नहीं, फिर हम सेशन ज्वाइन कराए थे शायद। अच्छा खैर, जो भी होमवर्क नहीं दिया था मैंने, नहीं आ गया कुछ बच्चों का क्या होमवर्क। ठीक है, नहीं होमवर्क नहीं दिए थे, हाँ सभी ने लिख दिया। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग कल से होमवर्क चालू करेंगे, कल से हम लोग होमवर्क चालू करेंगे। ठीक है, चलो, तो आप लोगों के पास, सबके पास बुक हो गई है ना? तो बुक हो गई है तो मेरे लिए अब इजी होगा आपको होमवर्क देना, कल से होमवर्क चालू करेंगे। ठीक है।